नाउ आई एम गोना टेल यू अ स्ट्रैटेजी जिसमें हमने मोमेंटम इन्वेस्टिंग करनी है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होता है? मोमेंटम इन्वेस्टिंग होता है कि स्टॉक भागने लग जाए। मंथली चार्ट में एक स्टॉक तभी भाग सकता है अगर उसमें एफआईआई की बाइंग या सेलिंग हो रही है। मंथली चार्ट में एक स्टॉक तभी भाग सकता है अगर उसमें एफआईआई की बाइंग या सेलिंग हो रही है। अगर वो गिर रहा है दैट इज बिकॉज एफआईआई सेल कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की बस की बात नहीं है कि वो मंथली चार्ट को भगा दें। ओके, सो दिस थिंग इज कॉल्ड मोमेंटम इन्वेस्टिंग। इसमें हम दो टूल्स यूज करेंगे। अभी हम सिर्फ दो टूल्स की बात कर रहे हैं। जो पहला टूल हम यूज करेंगे उसे हम बोलते हैं 20 मंथ मूविंग एवरेज। 20 मंथ मूविंग एवरेज क्या होती है भैया? अब सिंपल सी बात है, पिछले 20 महीने की मूविंग एवरेज बता दो। ठीक है, मैं आपको ये सारी चीजें YouTube वीडियो पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इसको यूज कैसे करते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। सो 20 मंथ मूविंग एवरेज टेल्स यू कि पिछले 20 महीनों की इसकी एवरेज क्या है, और जैसे जैसे नया महीना आता है वो पिछले 20 महीनों की एवरेज अपडेट करता रहता है, जो कि मार्क होता है ब्लू लाइन से। सो दिस ब्लू लाइन इज 20 मंथ मूविंग एवरेज, जो कि कैंडलस्टिक के ऊपर बनती है। किसी भी पॉइंट पे आपको पता होगा कि इस स्टॉक की पिछले 20 महीनों की एवरेज कितनी है। ओके, दिस इज द फर्स्ट टूल। द सेकेंड टूल इज आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जिस तरह मूविंग एवरेज कैंडल्स के ऊपर बनती है, आरएसआई चार्ट के नीचे बनता है, वो उसके ऊपर नहीं बनता। इट्स अ बैंडेड ऑसिलेटर। बैंडेड ऑसिलेटर मतलब कि आरएसआई के फॉर्मूले के हिसाब से इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 तक जा सकती है और मिनिमम वैल्यू 0 तक जा सकती है। तो ये 0 और 100 के बीच में ही घूमता रहता है। आरएसआई इज ड्रिवन बाय एडवांसेस और डिक्लाइंस। एडवांसेस होता है कि स्टॉक कितना बढ़ा, डिक्लाइन होता है कि स्टॉक कितना गिरा। ठीक है, एंड आरएसआई जो होता है वो मोमेंटम बताता है। आरएसआई बताता है कि स्टॉक की स्पीड कितनी है, ऊपर जाने की या नीचे जाने की। ठीक है, अभी बस इतना। लेट्स गेट टू चार्ट्स और इसको हम लगा के देखते हैं। हम इधर जाएंगे, investing.com पे गए। ओके, यहाँ पे इधर एक आपको ऑप्शन दिखेगा जो कह रहा होगा इंडिकेटर्स। हियर ये इंडिकेटर स्लैश का ऑप्शन है। इधर मैं क्लिक करूंगा और इधर मैं ये दोनों टूल्स लगा लूंगा। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज जो कैंडलस्टिक के ऊपर बनेगी, और आरएसआई जो कैंडलस्टिक के नीचे बनेगा। ओके, अब मूविंग एवरेज investing.com पे जो डिफॉल्ट है ना, वो जो डिफॉल्ट है वो वैल्यूज थोड़ी चेंज होती है। तो मैं इधर जाके इसका यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे फॉर्मेट का ऑप्शन आता है मूविंग एवरेज का। मैं इधर जाऊंगा एंड इंस्टेड ऑफ 9 आई विल से 20। स्टाइल में मैं इसको थोड़ा थिक कर देता हूँ ताकि मुझे क्लियर दिखे। ठीक है, ये मैंने थिक कर दिया। सेम यही चीज मैं आरएसआई के नीचे जाऊंगा इधर, और सॉरी, इधर मैं आरएसआई के नीचे जाऊंगा और यहाँ पे सेम मैं फॉर्मेट चेंज करूंगा और इसको मैं कलर कर दूंगा ब्लू एंड द लाइन विल बी थिक। ओके, आरएसआई यूज कैसे करना है? जैसे मैंने आपको बताया कि आरएसआई मोमेंटम बताता है कि एफआईआई की बाइंग आ गई है कि नहीं आ गई है। ठीक है, अगर मंथली चार्ट पे, नाउ दिस इज अ गाइडलाइन गाइस, नॉट अ रूल। मंथली चार्ट पे अगर मंथली आरएसआई किसी स्टॉक का 60 के ऊपर जाता है, दैट मीन्स कि उसमें बहुत सारी एडवांसेस हो चुके हैं। और एडवांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि डिमांड होती है। डिमांड कौन लाता है? एफआईआई लाता है। तो अगर मंथली चार्ट पे आरएसआई जैसे ही 60 को क्रॉस करेगा, दैट मीन्स कि इसमें एफआईआई आ चुके हैं। जो हमारी ढाबा थ्योरी है उसके हिसाब से अगर वो 60 के ऊपर चला गया, दैट मीन्स कि एफआईआई उस ढाबे पे खाना खाने आ चुके हैं। हमने अपना स्कूटर लेके उस ढाबे पे रोक के अपनी रोटी खानी है। जहां पे 5 स्टार लोग खाना खाएंगे, हमने वहां पे खाना खाना है। क्योंकि जो 5 स्टार लोग हैं उनको सारे टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं, और हमसे 10 गुना अच्छे करते हैं। तो जहां पे वो रुक रहे हैं हम वहां पे रुक रहे हैं। और सिंपल सी टेक्निक ये है कि अगर मंथली आरएसआई 60 के ऊपर चले जाता है, दैट मींस कि एफआईआई उस ढाबे में रोटी खा रहे हैं, हमने भी खाना है। ठीक है, आई विल रिपीट दैट अगेन। लेट्स गेट बैक टू दिस। तो यहाँ पे जब मैं आरएसआई लगा रहा था, इधर मैंने इसको लाइन को थोड़ा ब्लू कर दिया। आई डोंट लाइक द पर्पल कलर। इस लाइन को मैंने यहां से थिक कर दिया। अपर लिमिट को आई विल कीप इट एट 60। ओके, और ये लाइन भी मैं थिक कर देता हूं। ऐसे ये देखो, ये मैं थिक कर रहा हूं लाइन। ये लाइन को मैंने थिक कर दी और इसको मैंने बंद कर दिया।
ओके, सो दिस इज हाउ वी पुट आरएसआई और मूविंग एवरेज। ये आरएसआई है, ये मूविंग एवरेज है। ओके, अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लास्ट पार्ट आई वुड से कि हम ना 5 सेकंड का ब्रेक ले लेते हैं, 3 लंबी सांसें लेते हैं ताकि अपना दिमाग का F5 बटन दब जाए, रिफ्रेश वाला। सो लेट्स टेक इट, डू इट विद मी गाइस, 5 सेकंड, 3 लॉन्ग ब्रेथ्स, ताकि अपना दिमाग फ्रेश हो जाए। कर लिया तो यस करो, कर लिया तो जय माता दी लिखना, और JMD लिखते वक्त झूठ नहीं बोलते। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, अब आपको करना क्या है, आपने महीने के स्टार्टिंग में नहीं, महीने के बीच में नहीं, महीने के एंड में नहीं, महीने के स्टार्टिंग में, जब भी आपको टाइम मिलेगा महीने के एंड में, तो जैसे कि अभी 31 मार्च तो निकल चुकी है, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, तो आप अभी भी कर सकते हो। उस दिन महीने के एंड में, लास्ट डे ऑफ द मंथ और द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, आपने नहा धोके तैयार होके अपनी ढाबावान स्टॉक्स की लिस्ट निकाल लेनी है, और उसमें से देखना है कि कौन सा स्टॉक है जिसका मंथली RSI 60 के ऊपर गया है, आपने वो वाला स्टॉक लेना है। ठीक है, अगले दिन लेना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि किस दिन लेना है, उस दिन लेना है, अगले महीने की पहली तारीख को आपने स्टॉक लेना है। कौन सा लेना है, जिसका मंथली RSI पिछले महीने 58 59 था, इस महीने 60 क्रॉस कर गया है। तो जैसे ही आपने देखा कि मंथ एंड में RSI 60 क्रॉस कर गया है, आपने उसके अगले दिन फर्स्ट डे ले लेना है स्टॉक। ठीक है, अब निकालते हैं हम अपना एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस, उससे हमारा निकलेगा नंबर ऑफ शेयर्स। एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस और नंबर ऑफ शेयर्स आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले पता होना चाहिए, आपको पूरा रास्ता पता होना चाहिए कि क्या करना है। ठीक है, तो एंट्री प्राइस कैसे निकलेगा, जिस दिन वो क्लोज हुआ है, तो आप जैसे कि आज लेट्स से 31 मार्च है, 10 बजे हम देख रहे हैं कि कौन सा स्टॉक है जिसका मंथली RSI पिछले महीने 60 के नीचे था और इस महीने 60 के ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, लेट्स से कि वो XYZ स्टॉक आ गया, उसका जो क्लोजिंग प्राइस है आज का वो 100 रुपए है सपोज। ठीक है, अगले दिन वो 101 का खुल सकता है, वो 100 रुपए 50 पैसे का खुल सकता है, वो 99 का खुल सकता है, वो थोड़ा ऊपर खुल सकता है, थोड़ा नीचे खुल सकता है, वो हमें तो नहीं पता कि किस पे खुलना है, बट जैसे ही खुलेगा हमने ले लेना है। तो हमारा एंट्री प्राइस होगा, कल जिस प्राइस पे खुलेगा मैंने ले लेना है, बट वो मुझे क्या पता कि कितना होगा, तो मैं अज्यूम करता हूं कि जो आज का क्लोजिंग प्राइस है ना, वही मेरा एंट्री प्राइस है। ठीक है, कल चाहे 10 रुपए ऊपर खुले, चाहे 10 रुपए नीचे खुले, मैं ले लूंगा। अभी गुड टिल हियर, टाइप इन यस। सो माय एंट्री प्राइस विल बी, कल का एंड कल 9:15 बजे जैसे ही खुलेगी मार्केट मैंने खरीद लेना है, एंड अज्यूमिंग दैट कि कल जो खुलेगा वो मेरे आज के क्लोजिंग प्राइस से खुलेगा, तो मैं आज अगर नंबर ऑफ शेयर्स निकालना चाहता हूं तो मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लूंगा आज के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से। तो एंट्री प्राइस तो पता चल गया कि भैया जो मंथ का क्लोज है वहां पे मैंने लेना है। ठीक है, दैट इज माय एंट्री प्राइस। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा 20 मंथ मूविंग एवरेज, उस स्टॉक की पिछले 20 महीनों की जो एवरेज है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। उससे हम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाल लेंगे, अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है, 2000 का रिस्क लेना है, 2000 डिवाइडेड बाय एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस, मेरे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि लेट्स टेक अप अ स्टॉक विद एन एग्जांपल, लेट्स से कि मैं यस बैंक की ही बात करता हूं। ठीक है, यस बैंक में इस महीने मुझे बताओ स्टॉक 60 के ऊपर था कि नहीं था, यस और नो। स्टॉक यस बैंक इस महीने इसका RSI, मंथली RSI 60 के ऊपर था कि नहीं था, यस और नो। इस महीने स्टॉक, मुझे बताओ इस महीने स्टॉक, यहाँ पे RSI देखो, RSI की वैल्यू इधर दिख रही है, इस महीने स्टॉक 60 के ऊपर नहीं गया, अगले महीने नहीं गया, उसके 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 अगले महीने यहाँ पे चला गया। जिस महीने ये 60 के ऊपर गया उधर मैंने खरीदना है। व्हाट विल बी माय एंट्री प्राइस, मेरा एंट्री प्राइस होगा अगले दिन खुलते ही जो मैं खरीदूंगा इसका क्लोजिंग के आसपास खुलेगा, सो दिस विल बी माय एंट्री प्राइस। मेरा एंट्री प्राइस कितना है, मेरा एंट्री प्राइस है 173 का। मेरा स्टॉप लॉस कितना है, मेरा स्टॉप लॉस है 152 का। तो मैं इधर अगर लिख देता हूं 173 मेरा एंट्री प्राइस, 152 मेरा स्टॉप लॉस, मेरे स्टॉप लॉस पॉइंट्स कितने आए, 21 मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट आया। रिस्क को 2000 को अगर मैंने 21 से डिवाइड करा, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी आई, 95 शेयर्स। और अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट देखूं कितने की हुई,
तो 1 लाख रुपए में से मात्र 16,500 रुपए 95 शेयर इंटू 173 it gives me 16,500 rupees. I'll repeat, मेरा एंट्री प्राइस था 173 जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मेरा स्टॉप लॉस है 152, उसको मैंने इधर डाला, मेरे स्टॉप लॉस पॉइंट्स आए 21 के, 2000 का रिस्क लेना था, 2000 डिवाइडेड बाय 21, मेरी जो इन्वेस्टमेंट क्वांटिटी आई वो आई 2000 डिवाइडेड बाय 21 दैट इज 95 आई, ठीक है। अब मैंने नंबर ऑफ शेयर्स कितने लेने हैं मुझे पता चल गया 95, कल अगर 173 में मिला तो मुझे कितना रुपया रखना है 16,400। मतलब इसका ये भी है कि आपने 1 लाख के पोर्टफोलियो में से सिर्फ 16,000 रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है उस महीने। अब आपके पास 85,000 रुपया बच गया, अगले महीने जोन सा भी नया स्टॉक आएगा 60 के ऊपर, उस महीने आप 15,000 और डाल दो। ऐसे करते करते 4-5 स्टॉक्स में आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। और अब देखते हैं कि उसके बाद क्या करना है। I don't get it how you see RSI. Okay, let's see it. RSI का मैंने यहाँ पे एक रेशियो ये बनाया हुआ है। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, दिस इज RSI। ये RSI 60 की लाइन है। जैसे ही ये 60 की लाइन क्रॉस करती है, दैट मीन्स कि RSI स्टॉक में मोमेंटम आ गया। ओके, अब आपको करना क्या है, स्टॉक सिलेक्ट कैसे करेंगे कि ढाबा वन स्टॉक होना चाहिए, उसका मंथली RSI 60 क्रॉस करना चाहिए, दैट इज माय फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज एंट्री प्राइस स्टॉप लॉस निकाल के मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लूंगा, ठीक है। उसके बाद पूरा महीना जैसे ही कल मार्केट खुलेगी आपने यस बैंक 173 रुपीज पे खरीद लेना है, और जो स्टॉप लॉस लगाना है वो कितना लगाना है 152 का, बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल। अगर आपने उस टाइम पे किया होता तो ये था, ठीक है। पूरे महीने आपका स्टॉप लॉस 152 ही रहेगा, उसको आपने बार बार देखना नहीं। यस बैंक को बख्श दो, पूरा महीना यस बैंक देखना ही नहीं कि क्या हुआ, आपको बस अपने आप पता चल जाएगा कि 152 लगा कि नहीं लगा। दैट इज योर स्टॉप लॉस, दैट इज द 20 मंथ मूविंग एवरेज, ठीक है। अब अगर सपोज नहीं लगा, दैट मीन्स कि स्टॉक बढ़ा है, वो गिरा नहीं। दैट ऑल्सो मीन्स कि अगर स्टॉक बढ़ा है तो मूविंग एवरेज ऊपर चले गई होगी। तो नेक्स्ट मंथ हम वापस स्टॉक मार्केट में जाएंगे और देखेंगे कि अब मेरी मूविंग एवरेज कितने पे है। तो पिछली बार वो 152 पे थी, अब मेरी 155 पे हो गई है। तो पूरे महीने जो मेरा अब स्टॉप लॉस लगेगा वो 155 रुपए का लगेगा। ऐसे करते करते जब तक वो वापस मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आता तब तक मैं नहीं निकलूंगा। तो जो मैंने यहां पे बाय करा था, सो लेट मी मार्क इट विद ग्रीन, सो दिस वाज माय बाय पॉइंट। ये मैंने यहां पे बाय करा था, ओके। और मैं कहां पे निकला, मैं निकला इस कैंडल पे। ये कैंडल कौन सी है, ये मेरी 20 मंथ मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद से अब तक ये वापस 60 के ऊपर नहीं गया। जब से ये मेजर फॉल आया है, इस मेजर फॉल के बाद ये 60 के ऊपर गया ही नहीं, तो हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आया? लेट्स डू सर्टेन मोर प्रैक्टिस। लेट्स टॉक अबाउट यूनिटेक। यूनिटेक पिछले 10 सालों में एक बार भी 60 के ऊपर नहीं गया। ये 60 की लाइन है, देखो, दिस लाइन इज 60 की लाइन, डॉटेड लाइन। ये 60 के ऊपर गया ही नहीं, तो हम कभी इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। अगर मैं ढाबा टू स्टॉक्स की बात करूं, ढाबा टू कौन से स्टॉक्स होते हैं, जो साइडवेज होते हैं, ना ऊपर जाते हैं ना नीचे जाते हैं। इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 60 के ऊपर गया था, तो इस महीने मैं खरीदता, ठीक है, और उसी के 8-9 महीने बाद मैं निकल जाता। मेरे को लॉस नहीं होता, मेरे को बहुत थोड़ा प्रॉफिट होता, बट मेरा टाइम वेस्ट होता। दिस इज एसबीआई। और उसी टाइम पे अगर जब एसबीआई ने सिग्नल दिया था, उस टाइम पे एचडीएफसी बैंक ने भी सिग्नल दिया था। तो जब यहाँ पे 60 के ऊपर गया, मैं इस महीने स्टॉक को खरीदता और मैं कहा निकलता, जब तक मूविंग एवरेज को वापस ना काट दे। और वो कब काटा, कोरोना टाइम पे। यू वुड हैव एंटर्ड एट अराउंड 556 लेवल्स एंड यू वुड हैव एग्जिटेड एट 1135 लेवल्स। 2 गुना रिटर्न इन 1.5 years। दिस इज हाउ यू डू इन्वेस्टिंग। एबॉट इंडिया की बात करें, एबॉट इंडिया 60 के ऊपर गया था यहाँ पे, उसके बाद 60 के ऊपर यहाँ पे मैं एंट्री लेता और अभी तक नहीं निकला। आई वुड हैव एंटर्ड एट अप्रोक्सीमेटली 5000 लेवल्स, अभी 15,000 रुपए का चल रहा है, 3 गुना हो गया 1.5 साल में, मैं अभी तक नहीं निकलता, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से रिलायंस, बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है रिलायंस। आपको पता है रिलायंस 2007 से लेके
2017 तक वैल्यू स्टॉक बना हुआ था, ना ये ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, ढाबा 2 बना हुआ था, वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत अच्छा था। ये स्ट्रैटेजी 60 के ऊपर सिर्फ एक बार ही गया, इन 10 सालों में सिर्फ एक महीना ये 60 के ऊपर गया और यहां पे आपकी एंट्री होती और 5-6 महीने बाद आपको निकाल भी देता। ठीक है, आप ये देख रहे हैं। इससे मुझे क्या समझ आता है, इससे मुझे 3 चीजें समझ आती है कि ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग होती है ना, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट चीज है। तो हम क्या कंफर्म करते हैं कि आरएसआई 60 के ऊपर कब जा रहा है, जैसे ही 60 के ऊपर जाएगा हम उसमें घुस जाएंगे। ये आरएसआई 60 के ऊपर गया, मैं घुस गया, बट मैं ऐसी हवा में नहीं घुसूंगा, मैं अपना स्टॉप लॉस, अपना रिस्क, अपना हेलमेट पहन के, अपनी सीट बेल्ट पहन के चलूंगा कि मेरा मूविंग एवरेज स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब अगर मैं एक स्टॉक में घुस गया, उसकी 3 चीजें हो सकती है, या तो वो भाग जाएगा, अगर वो भाग जाएगा तो मूविंग एवरेज भी साथ साथ भाग जाएगी, क्योंकि पिछले 20 महीनों की एवरेज है, तो मूविंग एवरेज भी भागती रहेगी। ठीक है, जिस दिन वो गिरा, जैसे एफआईआई डीआईएस अभी निकल गए हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो जैसे ही वो निकला हम भी निकल गए। ठीक है, दूसरी चीज, आरएसआई 60 क्रॉस करा, मैंने अपना रिस्क लगाया, वो क्रॉस करते ही फुस हो गया और गिर गया, तो मुझे मैक्सिमम कितना नुकसान होगा, 2%, जो मैं अपना रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो में समझ के बैठा हूं कि अगर मेरे 10 में से 3 भी ठीक हो गए तो ये बढ़िया हो जाएगा। इफ यू आर फॉलोइंग मंथली आरएसआई 60 वाली चीज, 10 में से 7 ठीक होने ही होने हैं, अगर वो ढाबा वाला है, गारंटीड। गारंटी तो कोई चीज नहीं होती, बट श्योर, सेफ्टी, सेटिस्फैक्ट्री, एश्योरेंस, वो चीज होती है। ठीक है, नाउ द थर्ड थिंग है कि आरएसआई 60 क्रॉस करा, ना वो ऊपर भागा ना नीचे गिरा और साइडवेज चलने लग गया। अगर साइडवेज चलने लग गया तो मूविंग एवरेज अपने आप ऊपर आती रहेगी और उसको काट देगी। ठीक है, तो ये आपका टाइम भी बचाएगा और ये आपका पैसा भी बचाएगा, और ये सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में डालेगा जिस स्टॉक्स में एफआईआईडीआईज है। जैसे कि इफ आई टेक फर्दर मोर एग्जांपल्स, लेट्स टॉक अबाउट इंद्रप्रस्थ गैस। क्या बढ़िया गैस कंपनी है इंद्रप्रस्थ। 60 के ऊपर कब गया था, यहाँ पे गया था। उसके बाद अभी रिसेंटली कब गया है, रिसेंटली गया यहाँ पे, यू वुड हैव एंटर्ड हियर, आपने लगभग 307 के लेवल्स पे एंटर किया था, 520 का हाई हो गया था, और जब कोरोना वायरस ने निकाला तो 342 रुपए पे निकाल दिया। मतलब एक टाइम पे आपको 70-80% रिटर्न आ रहा था, और क्योंकि कोरोना वायरस आ गया और गिर गया तो आप 10% पे छूटे, और ये 10% कितने टाइम में, 8-9 महीनों में, ज्यादा में नहीं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर 2017 में 60 के ऊपर आया, उसके बाद यहां पे आपने इन्वेस्ट किया और वहां से 3 गुना हो गया था। सो इट वाज एट अराउंड 700 लेवल्स, इट क्रॉस 2200, और पिछले महीने कोरोना टाइम पे इसने निकाल दिया यहाँ पे, एंड इट गेव यू अप्रोक्सीमेटली रिटर्न ऑफ 280% इन 2 years। दैट्स द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन दिस स्टॉक मार्केट। आप कोई भी स्टॉक्स, लेट्स टेक अप योर स्टॉक्स अप, ये स्ट्रैटेजी आपके स्टॉक्स में लगाते हैं, तो आप अपने स्टॉक्स लिखो। बिफोर दैट लेट मी आंसर टू द क्वेरीज। I don't get to, okay, I'll show you again, Nikhil, but both are lagging tools and follow the price after movement. Yes sir, that is there, that's why we teach you, जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो पेड प्रोग्राम में रहता है, बट इन्वेस्टिंग के लिए अपने को लैगिंग ही चाहिए, लैगिंग ही होना होता है। जो ये लीडिंग, जो लैगिंग इंडिकेटर्स ट्रेडिंग में बहुत खतरनाक होते हैं, इन्वेस्टिंग के लिए सबसे अच्छी चीज होती है लैगिंग इंडिकेटर्स, बिकॉज वो कंफर्म ट्रेंड बताता है। ओके, ऑल राइट, लेट्स टेक अप मारुति। मारुति क्या बढ़िया स्टॉक है सर, क्या बढ़िया स्टॉक है, पूछो ना। इट्स अ ढाबा वन स्टॉक। जब से गिरा है, जब से मारुति गिरा है यहां पे, तब से लेके अब तक ये 60 के ऊपर नहीं आया है। गाइस, आपको समझ आ रही है कितना इजी है, कितना इजी है। आपको क्या करना है, आपको बस मारुति का मंथली एंड पे, हर महीने के एंड पे चार्ट खोलना और देखना है, मारुति से पूछना है, ओए तू आरएसआई 60 के ऊपर है। मारुति बोलेगा नहीं जी मैं नहीं हूं, आप बोलोगे चल चल आगे चल, अगले महीने आना। जिस महीने वो 60 के ऊपर आएगा आपने लगाना है। हम क्या करते हैं, इसकी बजाय हम करते हैं मारुति के फंडामेंटल क्या है, मारुति सोलर एनर्जी बनाएगी तो पता नहीं 16 गाड़ियां बनाएगी तो मारुति को नुकसान हो जाएगा। पहली बात, अगर मारुति ने, अगर सपोज 16 गाड़ियां आ गई, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बंद होगी तो कौन बनाएगा उसे, हम बनाएंगे कि मारुति बनाएगी। ऑफ कोर्स मारुति के पास सारी मशीनरी है। मारुति ने जिस दिन बोल दिया ना कि हम तो जी अब सारी गाड़ियां सोलर पावर बना रहे हैं, अपना वो बैटरी ऑपरेटेड बना रहे हैं, वैसे ही स्टॉक ने भागने लग जाता है। बट हम कब श्योर होंगे, जब वो 60 के ऊपर जाएगा। पिछले 1.5 साल में हर महीने के एंड में 5 सेकंड आपको लगते ये डिसाइड करने में कि आपने मारुति लेना है नहीं लेना।
बेस्ड ऑन दिस थिंग। और अगर मारुति भागा तो वो मंथली आरएसआई 60 जरूर क्रॉस कर देगा 1-2 महीने में, और अगर नहीं भागा तो सालों साल लग जाए चाहे, उसने 60 क्रॉस नहीं करना। गेटिंग इट? दिस स्ट्रैटेजी कोई तुक्के पे नहीं है, ये लॉजिकल स्टैटिस्टिकल स्ट्रैटेजी है। अगर जो हमारा ऑफलाइन मोड होता है उसमें 3 घंटे का वर्कशॉप होता है, उसमें मैं आरएसआई का फॉर्मूला भी डिटेल में बताता हूँ। दैट आरएसआई का फॉर्मूला इज ड्रिवन बाय एडवांसेस और डिक्लाइंस। एडवांसेस होता है डिमांड में, जैसे ही एफआई 3000 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ डालने लगते हैं, ये मंथली आरएसआई 60 के ऊपर चले जाता है, और हम अपना सेफ्टी नेट लगा के चलेंगे। ओके, एक्सोनोबल, a very good stock. Okay, let's take up some more examples. Let's take up ExxonMobil. So this is ExxonMobil India. It's a Dhaba stock. इसने थोड़ा टाइम पहले ही 60 के ऊपर गया था। If I talk about USD INR, ये USD INR पे भी लगता है, डॉलर महंगा हो रहा है। इधर इसने 6 महीने पहले 60 के ऊपर चला गया था, उसके पहले 1.5 साल पहले 60 के ऊपर चला गया था। आप सबको लग रहा है कि गोल्ड महंगा हो गया। भाई साहब, गोल्ड 1.5 साल पहले सिग्नल देके बैठा है कि मैं महंगा हो रहा हूं। 1.5 साल पहले इट क्रॉस 60। तो ये क्रूड ऑयल, गोल्ड, कमोडिटी, बिटकॉइन, जो भी चीज है जिसके चार्ट्स बनते हैं उसमें ये चीज लगेगी और सक्सेसफुली लगेगी।